नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश। कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। खत्म हो सकता है इंडिया गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार इंडिया गठबंधन को खत्म करने के पक्ष में। कांग्रेस का आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति पर काम। जज और ब्यूरोक्रेट समेत 272 हस्तियों ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लिखा खुला पत्र। चुनाव आयोग की छवि खराब करने का लगाया आरोप। बिना सबूत संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीएफएसआई और आईटी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बजट को लेकर लिए सुझाव। बैंकिंग रिफॉर्म पर सरकार कदम बढ़ाने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ में बैंकिंग रिफॉर्म पर जल्द हो सकती है बैठक। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव पर फिर से विचार संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद। निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग। आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। पीएसयू बैंक फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। अब देश भर में मोबाइल पर कॉल करने वाले के नंबर के साथ दिखेगा नाम। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट सफल। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिसंबर तक पूरे देश में सेवा लागू करने के दिए निर्देश। अमेरिका से भारत लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में था वांटेड। पटियाला हाउस कोर्ट में 11 दिन की रिमांड पर भेजा। बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। उन्होंने बिहार में सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। वहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और करीब 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और बिहार में चल रही हलचल पर ज्यादा अपडेट के साथ पटना से जुड़े हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। तो रजनीश, तैयारियां चल रही हैं। अब बिहार में नई सरकार बनेगी, कैसी सरकार होगी, कितने मंत्री बन सकते हैं, क्या जानकारी है, क्या खाका समझ में आ रहा है? देखिए, सरकार नई लेकिन मुख्यमंत्री वही। फिर से एक बार बिहार जो है ऐतिहासिक गांधी मैदान का गवाह बनेगा। और बता दें आपको कि गांधी मैदान में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है और शाम में जो औपचारिकता है वो भी पूरी हो गई है। दिन भर लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहा। सभी खेमे में यानी एनडीए में तमाम जो घटक दल है वहाँ पर बैठक लगातार होती रही और सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। और डिप्टी सीएम को लेकर जो इंतजार था वो भी इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, उसके साथ साथ विजय कुमार सिन्हा दोनों फिर से एक बार डिप्टी सीएम बनेंगे और सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने राजभवन में शाम में जाकर बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ साथ नई सरकार को लेकर जो है एक तरह से पेशकश कर दी है। तो अब कल का इंतजार है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी आएंगे और 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं खासकर वो भी शिरकत करने वाले हैं। बता दें आपको कि अभी फिलहाल जेडीयू हो, बीजेपी हो या एलजेपीआर या हम और इसके साथ साथ आरएलएम, जो 5 पांडव की बात आती है, सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और एक तरह से अपोजिशन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कल सीएम नीतीश के साथ साथ लगभग 20 कहा जा रहा है कि मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे और इसमें बीजेपी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं और आरएलएम हो या फिर एलजेपीआर के जो नेता हैं वो शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित विधायक जो हैं उनको फ़ोन जाना शुरू होगा, हालांकि अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन सभी पटना पहुंच गए हैं और सभी इंतजार में हैं कि फ़ोन आने के बाद सभी गांधी मैदान सुबह रवाना होंगे
और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेंगे। सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है। इनकम टैक्स चौराहा से लेकर गांधी मैदान और स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक सज गया है। यानी गांधी मैदान जहां दुल्हन की तरह सज चुका है, वहीं पटना शहर भी देखते ही बन रहा है। फिर से एक बार एनडीए की सरकार के बैनर लग गए हैं और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार के बैनर भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो एक कहा जाए कि कल का दिन जो है ऐतिहासिक होने वाला है और जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। तो कल का दिन दिलचस्प होगा बिहार में। इधर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले बना इंडिया गठबंधन खत्म हो सकता है। इस बड़ी खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं पल्लवी घोष। बताएं पल्लवी, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या खबर है, कहां से आ रही है? कांग्रेस पार्टी के सूत्र हमारे बताते हैं कि गांधी परिवार ने भी इस बात पे मुहर लगा दी कि इंडिया ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा होगा जिन जिन राज्यों में इनका गठबंधन रहा है इंडिया ब्लॉक के जरिए, वहां पे गठबंधन टूटता गया है या उसका कोई मायने नहीं रहता। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन ठीक चुनाव के पहले टूट गया था। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हमें कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। जहां तक वामपंथी दलों की बात करें, वहां पे केरल में इनका गठबंधन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों विपक्षी हैं, लेकिन बंगाल में थोड़ा बहुत इनका गठबंधन है। अब बिहार की बात करें तो आरजेडी ने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा। जो भी मैनिफेस्टो होगा उसमें चेहरा तेजस्वी यादव का रहेगा। और हार के बाद आरजेडी के नेताओं ने बहुत साफ साफ कह दिया कि इसका ठीकरा, हार का ठीकरा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अगर आप बात करें तमिलनाडु की, वहां पे डीएमके हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वहां पे भी नाराजगी है। और उनको इस बात पे नाराजगी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो जाके टीवी के चीफ यानी विजय से बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे सूत्र जो बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक लगभग खत्म हो गया है। अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी या कांग्रेस को लगता है कि कुछ राज्यों में इनका गठबंधन या सीट शेयरिंग की बातचीत की जरूरत है, वहां पे ये लोग करेंगे बातचीत। लेकिन इसके अलावा उनको नहीं लगता कि इंडिया ब्लॉक की जरूरत है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे लोकल इलेक्शन में शायद ये लोग होने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है, ये बात यहाँ पे रह गई है। लेकिन लगभग इंडिया ब्लॉक की कहानी खत्म है। बहुत सारे घटक दलों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हमारे साथ रहने से हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। और राहुल गांधी का भी मानना है कि जब हम इस इंडिया ब्लॉक के या किसी भी गठबंधन का हिस्सा होते हैं, उसमें कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इससे अच्छा होगा कि हम अकेला चलो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। बढ़ते हैं आगे। वोट चोरी के आरोप लगाने के मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। देश के 272 जानी मानी हस्तियों ने एक खुला खत लिखकर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र में कई पूर्व न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट्स, राजदूत और सशस्त्र बलों के दिग्गज शामिल हैं। इस पत्र में भारत के चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर हो रही जहरीले बयानबाजी और सुनियोजित हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी चुनावी विफलताओं और हताशा को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को निशाना बना रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। अमेरिका और यूरोप का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि हर जगह अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती हो रही है, लेकिन एसआईआर का विरोध कर राहुल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है। और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी। वोट डकैती की है और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं एसआईआर के अंतर्गत, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने का प्रयास है या इन आरोपों में गंभीरता है? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। चुनाव आयोग पर सवाल है राहुल की सियासी चाल। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बजट के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। क्या हुआ इस बैठक में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, बीएफएसआई के साथ क्या खास बातें हुई?
बिल्कुल, देखिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्री बजट बैठक की और इस बैठक में जो सबसे खास बात निकलकर सामने आई, बैंकों ने ये बड़ी मांग रखी कि अभी फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं है। उन्होंने मांग करी कि ये टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से उन्हें काशा रेशियो को मेंटेन करने में काफी दिक्कत होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट की तरफ कम जा रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा टैक्स लगता है, लिहाजा इससे बैंकों का काशा रेशियो गड़बड़ा जाता है। दूसरी जो डिमांड थी बैंकों की वो थी कि एनपीए को लेकर जो प्रोविजनिंग की जाती है उसमें अभी तक जो इनकम पर डिडक्शन है वो करीब 8-8.5% मिलता है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रोविजनिंग कर सकें। जो एनबीएफसीज थे, एनबीएफसीज की तरफ से भी मांगे रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उनके तर्ज पर उन्हें रिफाइनेंसिंग विंडो की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें आसान शर्तों पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज मिल सके। इसके अलावा जो एनबीएफसीज ने यह कहा कि जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर बैंकों को तो टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन उन्हें जब इंटरेस्ट इनकम देना होता है तो उस पर टीडीएस काटा जाता है, लिहाजा ये एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। जो एक और इंपॉर्टेंट मांग थी सरफेसाई को लेकर, सरफेसाई कानून के तहत अभी 20 लाख से ज्यादा का जब कर्ज होता है तभी उस सरफेसाई एक्ट को इन्वोक किया जा सकता है। जबकि बैंकों के लिए लिमिट काफी कम है, तो उन्होंने बैंकों के तर्ज पर यह कहा कि 1 लाख रुपए से ज्यादा की कोई अमाउंट होती है तो ऐसे में सरफेसाई कानून को इन्वोक करने की उन्हें मंजूरी मिलनी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स प्री बजट बैठक में वित्त मंत्री के सामने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लोगों ने रखी है। शुक्रिया आलोक। और सरकार बड़े बैंकिंग रिफॉर्म की तैयारी भी कर रही है, इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर पर ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण राय। बताएं लक्ष्मण जी, किस तरीके के रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकार का अगला फोकस बैंकिंग रिफॉर्म पर हो सकता है और बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के ज़मीनी स्तर पर तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक के बीच भी चर्चा हो रही है और अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले कुछ हफ्तों के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और उस बैठक में 2-3 चीज़ें जो विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है उस पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे ज्यादा कि बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों में खासतौर से कैपिटल कैसे मुहैया कराया जाए, सरकार ना दे कैपिटल, अपने स्तर पर बैंक कैपिटल कैसे मुहैया कराएं, उसके लिए सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की जो सीमा है, एफडीआई की सीमा जो 20% है उसे बढ़ाया जाए। उसे बढ़ाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर सरकार यहाँ पर विचार कर सकती है और ये जो विकल्प हो सकते हैं वो है कि एफडीआई की सीमा 20% से बढ़ा के 49% तक कर दिया जाए। 49% तक करने में कोई बहुत संवेदनशीलता नहीं आती है। एक विकल्प है ये जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। दूसरा कि 2 से 4 बड़े बैंक होने चाहिए, इस बात पर लगातार वित्त मंत्री ने जोर दिया है और मुझे लगता है कि इस पर अब तेजी से काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरी चीज कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर के आपको याद होगा 2020-21 बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी अब सरकार फिर से हलचल बढ़ाएगी। अब उन 2 सरकारी बैंकों की पहचान की जा सकती है, निजीकरण की तरफ सरकार आगे बढ़ सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है अगले कुछ महीनों तक और इसका ठोस संकेत आपको बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दे सकती हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी। अब मोबाइल पर कॉल करने वाले के नंबर भी आप देख पाएंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सफल रहा है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे 15 दिसंबर तक पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर फ्रॉड और अनचाही कॉल्स रोकने के लिए सरकार चाहती है कि उपभोक्ता के नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दे। ये नाम वो होगा जो ग्राहक ने मोबाइल कनेक्शन लेते हुए आवेदन फॉर्म के ऊपर दिया था। तो अब इसको लेकर के जो दूरसंचार विभाग है उसने टेलीकॉम कंपनियों को नवंबर की शुरुआत में निर्देश दिए थे कि 2 सर्किल के अंदर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर टेलीकॉम कंपनियों ने इसका पायलट प्रोजेक्ट भी किया। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के एक बैठक भी टेलीकॉम कंपनियों के साथ बुलाई थी और बैठक में निर्देश दिए कि आप 30 नवंबर तक इस योजना को पूरे देश के अंदर लागू करें। शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क के ऊपर ये प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया कि 15 दिसंबर तक आप तैयारी करें कि ये प्रोजेक्ट, इस सुविधा का फायदा सभी लोग पूरी तरह से उठा पाए। तो अब टेलीकॉम कंपनियां जल्दी इस सुविधा की शुरुआत कर देगी। उसके बाद जो भी आपको कॉल करेगा आपको उसका नाम भी पता चलेगा। तो इससे जो साइबर अपराध है वो भी कम होंगे और जो अनचाही कॉल्स है उसके ऊपर भी रोक लगेगी।
तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, तो ब्रेक के बाद कुछ और खबरें बने रही है हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आज के बाजार की। तो आज का बाजार शानदार बढ़त लेकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 513 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी ने 143 पॉइंट की छलांग लगाई है। वहीं निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज क्लोजिंग ली है। आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही कंचन नौटियाल। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, डेफिनेटली क्या शानदार मूव्स आज के सत्र में हमें दिखाई दिए हैं। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो देखिए करीब करीब 0.5% की मजबूती और अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे आके बंद हुआ है। निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करी जाए तो यहां से भी लोअर लेवल से हमें एक शानदार रिकवरी आती हुई नजर पड़ी है। पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में बना हुआ था। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर है वहां का जो मोमेंटम था काफी शानदार था। इन्फोसिस खबरों में बना हुआ था बायबैक को लेके, उसके चलते पूरे ही आईटी पैक में शानदार जो मोमेंटम है वो दिखाई दिया। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके करा देंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आपको आईटी पैक से ही दिखाई देंगे, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और विप्रो। साथ ही साथ मैक्स हेल्थकेयर की बात करी जाए तो 4.5% का इजाफा यहां पे एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है और आगे का जो आउटलुक है वो ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए टाटा मोटर्स, पीवी, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा दबाव जो है आज के सत्र में देखा गया है। ब्रॉडर मार्केट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी आपको 2 स्टॉक जो है आईटी पैक से ही दिखाई देंगे, कोफॉर्ज और साथ ही साथ पर्सिस्टेंट सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस मैक्स हेल्थकेयर अगेन और साथ ही साथ सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन में अच्छे खासे गेन्स दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, बायोकॉन, हुडको, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 सत्रों से काफी शानदार मोमेंटम, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और साथ में एमआरपीएल में जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन डेफिनेटली जो आज का क्लोज हमें देखने को मिला है काफी शानदार मूव रहा है और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है वो बैंक निफ्टी और आईटी पैक ने किया है। और दुनिया के बाजारों की नज़र अमेरिकी बाजार पर है। असल में आज अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी एनवीडिया के नतीजे आएंगे। इन नतीजों को क्यों इतना अहम माना जा रहा है, जानते हैं आशीष वर्मा से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कहते हैं ना वो बिगेस्ट कैटलिस्ट जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। आज आफ्टर द बेल यानी कि अमेरिकी मार्केट्स बंद होने के बाद वो तिमाही नतीजे सामने आ रहे होंगे और नतीजे तब आ रहे हैं एनवीडिया के जब ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के खूब ऊंचे या कहते हैं ना स्काई हाई वैल्यूएशंस को लेकर। अब डिस्कस करता हूं आपसे पहले क्यों पिछले 1-1.5 साल से आए दिन हम लोग यहां बैठ के भी एनवीडिया की चर्चा करते रहते हैं। ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा इस इकलौते स्टॉक की होती है। आर्ग्यूबली कह सकते हो आप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है एनवीडिया इस समय। एक नियर मोनोपोली कंट्रोल है इस कंपनी का ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन को जो फंडामेंटल हार्डवेयर कंट्रोल करता है उस पर। कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई गूगल, कोई अमेजॉन, कोई मेटा, कोई ओपन एआई, ये सबसे बड़े ग्राहक हैं एनवीडिया के। और इस समय एनवीडिया की स्केल और परफॉर्मेंस लेवल को कोई कंपनी दूर दूर तक कंपीट नहीं कर सकती। एक और रीजन समझाता हूं। वैसे ये एआई का कह लीजिए किंग मेकर है। जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल हुए जाते हैं उसका राजा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग का। एनवीडिया का मार्केट कैप इस समय है $4.5 ट्रिलियन का। मैंने कई सारी कंट्रीज की कुल मार्केट कैप आपकी स्क्रीन पे रखी है। चाइना की करीब $12 ट्रिलियन, जापान की 6.25, इंडिया की 5.5, एनवीडिया 4.5। किसी कनाडा, किसी फ्रांस, किसी यूके, किसी जर्मनी जैसे प्रोमिनेंट मार्केट्स के फुल कैप से कहीं ज्यादा उस इकलौती कंपनी का अकेले मूल्यांकन है। और वो तब जब एनवीडिया का स्टॉक अपने हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट अपने हाई से 12% करेक्ट हो चुका है। एक समय एनवीडिया $5 ट्रिलियन से ऊपर की थी। ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट के पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन को इकलौती कंपनी मैच कर रही थी। अब आज आने नतीजे। एनवीडिया की ग्रोथ पिछले कुछ समय से क्यू ऑन क्यू आपके स्क्रीन पे मैप करके रखता हूं।
ये सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू मोमेंटम है 22%, 18%, 15% करते करते लास्ट क्वार्टर जब आया था एनवीडिया का Q2 ग्रोथ ठंडी पड़ गई थी, 6% रह गई थी सिर्फ। क्यों? क्योंकि उस समय जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी, उसका खामियाजा भुगता था। अब जब नतीजे आने वाले हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ मोमेंटम लौट रहा होगा। सैच सीक्वेंशली रेवेन्यू 15.5% का जंप वापस दिखा रहे होंगे। इसीलिए सबकी नजरें एनवीडिया पे, ना सिर्फ एनवीडिया के अपने लिए बल्कि ग्लोबली टेक्नोलॉजी, ग्लोबली एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेकर इस नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये $54 बिलियन का आंकड़ा कहां से आया? प्लेट फ्लिप करिएगा। एनवीडिया ने खुद गाइड कर रखा है कि आज रात आने वाले Q3 नतीजों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं $54 बिलियन के रेवेन्यूज होंगे, 73.3% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन्स होंगे। नजर रखिएगा इन दोनों आंकड़ों पे। एनवीडिया के आज शाम के नंबर्स डिसाइड करेंगे एआई वैल्यूएशंस कितने जस्ट हैं, एआई ग्रोथ कितनी और तूल पकड़ेगी, और दरअसल उस एआई रेवोल्यूशन, उस केपिक्स साइकिल की कड़ी में हम लोग खड़े कहां हैं। इसीलिए ग्लोबली आज शाम को ये एनवीडिया के नंबर्स इतने अहम हैं। इधर दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार जूट से बनी ज्वेलरी और कई अनोखे प्रोडक्ट लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। जूट पवेलियन का जायजा लिया रोहन सिंह ने। आमतौर पर जब हम जूट की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं जूट से बने थैले, लेकिन जूट से काफी कुछ और भी बन सकता है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये है जूट से बने हुए कारपेट। इसमें बनाने में पूरी तरह से जूट का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह की नक्काशी यहाँ पे है, काफी ज्यादा इसमें काम किया गया है। ये बताइए, एक कारपेट को बनाने में लगभग कितना दिन लग जाता है? 10 से 12 दिन लगते हैं एक कारपेट बनाने में। जी। ऐसे जो नॉर्मल साइज पे तो कम ही लग जाते हैं जी, बड़े साइज में ज्यादा लगते हैं जी। ये सब अभी यूनिक पैटर्न में आया, जैसे ये सब बहुत कारपेट ये सब पुराने हो चुके हैं। हाँ। ये डिजाइन ये सब कॉमन चीज है। हाँ। ये चीज अभी एकदम यूनिक प्रोडक्ट आया है। अच्छा, हाँ। ये सब मार्केट में अभी बहुत इसकी वैल्यू हो गई है। जी, जी। और यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट भी आपके सामने बताएंगे? ये जूट का है, ये डोरमेट उसको बोलते हैं। हाँ। 2x2 का जी डोरमेट है ये। और टिकाऊ होता है ये काफी? बहुत टिकाऊ होता है, कम से कम 1.5 साल 2 साल आराम से चलता है ये सब। हाँ। तो यह जूट के बने कारपेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आइए और देखते हैं क्या क्या है। और ये आप देख सकते हैं, ये है सारे जूट से बने हुए फैशन आइटम्स। यहाँ पे इयररिंग्स आपको देख सकती है, नेकलेसेस यहाँ पे देख सकते हैं। ये बताइए, इसमें जूट का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? जूट जो है यही है। अच्छा, ये पेंडेंट में हुआ, ठीक है। थोड़ा मोती आर्टिफिशियल जो है वो यूज हुआ है, लकड़ी यूज हुआ है थोड़ा, ठीक है। बाकी सब फुल हैंडमेड है। फुल हैंडमेड है, ठीक है। हम जो इयररिंग्स देख रहे हैं इसमें भी जूट का इस्तेमाल किया है? सब जूट। दिखाइएगा थोड़ा। ये दिखाइएगा, ये सब जूट का है। ये ठीक पूरा है? जूट का है? सब जूट का है, दूसरा कोई मटेरियल नहीं है। थोड़ा लकड़ी का यूज हुआ है, तुलसी वाला। अच्छा। और तो ये आप देख रियल सकते हैं जूट, यहाँ पे नेचुरल काफी जूट भी ज्यादा है। डिमांड दिख रही है। महिलाएं खासतौर पर पसंद कर रही हैं जूट से बने आइटम्स को। खूबसूरत तो ये होते ही हैं। कीमत कितनी होती है इसकी? कीमत ज्यादा नहीं होती, 300 रुपए होते हैं, 250 में होता है, ठीक है जी। और इयररिंग्स है, ये कितने की होंगी? ये 40 का आएगा। ये 40 का आएगा। अच्छा, ये 40 रुपए से शुरू हो रही है 40 जूट की रुपए, चीजें। हाँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है आकर्षक भी है और किफायती भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जूट का काम सिर्फ बैग बनाने तक अब सीमित नहीं रह गया है। फैशन आइटम्स आपको जूट में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह के अपनी पसंद के हिसाब से, चाहे होम डेकोर की चीज चाहते हैं, चाहे फैशन आइटम चाहते हैं, जूट पर आपके को से जूट से जुड़ी हुई जो तमाम तरह की चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर जूट पसंद करते हैं, जूट के आइटम्स पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जो जूट पेवेलियन है यहाँ पर जरूर आए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके आज दिल्ली लाया गया। एनआईए की टीम ने अनमोल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे 11 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। अनमोल बिश्नोई अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में वांटेड आरोपी है। वो पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी मुख्य आरोपी है। अनमोल का नाम 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने पर गिरफ्तार अनमोल पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो आप भी खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से सोशल मीडिया के जरिए। नमस्कार।